जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे साथियों, ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको बिल्कुल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, सैन एंड्रियंस भ्रंश किसका उदाहरण है। तो प्यारे साथियों, जो सैन एंड्रियंस भ्रंश है ना, ये ट्रांसफॉर्म भ्रंश का उदाहरण है। किसका है? ट्रांसफॉर्म भ्रंश का उदाहरण है। और ये वाला क्वेश्चन 2 दिसंबर जून 2020 और जून 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब सैन एंड्रियंस भ्रंश होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। सैन एंड्रियंस भ्रंश ट्रांसफॉर्म भ्रंश या महाद्वीपीय रूपांतरण भ्रंश का उदाहरण है। प्यारे साथियों, जो सैन एंड्रियंस भ्रंश है ना, यह ट्रांसफॉर्म भ्रंश या महाद्वीपीय रूपांतरण भ्रंश का उदाहरण है, जो कैलिफोर्निया में लगभग 1200 किलोमीटर या 750 मील में फैला हुआ है। जो सैन एंड्रियन भ्रंश है, ये कैलिफोर्निया में लगभग 1200 किलोमीटर में या 750 मील की लंबाई में फैला हुआ है। सैन एंड्रियंस भ्रंश प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के बीच का समर्पण सीमा है। ठीक है, संपर्ण सीमा है, संपर्ण सीमा, इसको हम संरक्षित सीमा भी बोल सकते हैं। तो सैन एंड्रियंस भ्रंश है ना, ये प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ये प्रशांत प्लेट है और ये उत्तरी, जैसे ये तो उत्तरी अमेरिका है, हम मानचित्र बनाते हैं इस तरीके से, ये तो है हमारा उत्तरी अमेरिका। और प्यारे साथियों, इस उत्तरी अमेरिका के जो ये वाला भाग है, ये क्या है? प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका, इन दोनों की जो सीमा के ऊपर भ्रंश है ना, उस भ्रंश का नाम है सैन एंड्रियंस भ्रंश। तो यहाँ पर कौन सा है? ये वाला कौन सा है प्यारे साथियों? सैन एंड्रियंस भ्रंश है। कौन सा? ये वाला जो सैन एंड्रियंस भ्रंश है, ये 1200 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। सैन एंड्रियंस भ्रंश की गति लंब, पार्श्व, नतिलंब या संपर्ण या क्षैतिज है। जो सैन एंड्रियंस भ्रंश है, इसकी जो गति है वो कैसे है? लंब, पार्श्व, नतिलंब या संपन्न या क्षैतिज है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के बहुत अधिक जोखिम वाला क्षेत्र कौन सा है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आता है, जो भूकंप से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? त्रिपुरा है, उत्तरी बिहार है, पूर्वी गुजरात है या फिर हरियाणा है? बताओ कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो भूकंप से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपके सामने, केवल ए, केवल बी, केवल बी, केवल सी, केवल सी, केवल डी और केवल ए, केवल डी। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र जो भूकंप के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। बताओ, त्रिपुरा होता है, उत्तरी बिहार होता है, पूर्वी गुजरात होता है या फिर हरियाणा होता है? देखो, भुज में 2001 में जो भूकंप आया था, उससे आप समझ गए होंगे कि गुजरात तो ऐसा क्षेत्र हो ही नहीं सकता जो भूकंप से प्रभावित ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, उसमें पूछा है कि भूकंप से बहुत अधिक जोखिम वाला क्षेत्र, मतलब भाई गुजरात में भूकंप आया था, 2001 में आया था, भुज में आया था, गुजरात के भुज में भूकंप आया था 2001 में। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र, मतलब भूकंप आता है लेकिन वहाँ पर बहुत खतरनाक वाला आता है। तो प्यारे साथियों, सबसे ज़्यादा खतरनाक भूकंप आते हैं त्रिपुरा और उत्तरी बिहार में। कहाँ पर? त्रिपुरा और उत्तरी बिहार में सर्वाधिक खतरनाक भूकंप आते हैं। ये हिमालय की तलहटी वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 2002 में भारत को 5 के बजाय 4 भूकंप जोनों में विभाजित किया है। देखो प्यारे साथियों, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा 2002 में जो भारत के 5 भूकंप जोन थे,
पहले भारत को 5 भूकंप जोनों में विभाजित किया गया था, लेकिन 2002 में भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा उन 5 जोनों की बजाय अब केवल 4 जोन ही निर्धारित किए गए हैं। तो फिलहाल में भारत में केवल 4 भूकंपीय जोन है। सबसे पहले हम बात करते हैं भूकंप जोन 5 के बारे में। यह बहुत गंभीर तीव्रता वाला क्षेत्र है। जो भूकंप जोन 5 है प्यारे साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जोन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको मिलान करना है भू आकृति से और तल संतुलन के कारकों से। मोनेडनॉक है, अंधघाटी है, ड्रेमलिन है और ज्यूगेन है। तल संतुलन के कारक पवन है, हिमनद है, नदी है और भौमजल है। आपको इनको आपस में मिलान करना है कि कौन सी टोपोग्राफी किसके द्वारा बनी हुई है। और प्यारे साथियों ध्यान रखना, आप 2010 से बाद के कोई से भी शिफ्ट का पेपर उठा के देख लो ज्योग्राफी का, चाहे जून वाला चाहे दिसंबर वाला, हर एक पेपर में आपको टोपोग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे भी स्लॉट थे जहां पर टोपोग्राफी के आपको 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। तो अब हमें इनको आपस में मिलान करना है कि कौन सी टोपोग्राफी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये आपको ऑलमोस्ट पता भी होगा। 1-2 के बेस पर भी हम यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। देखो प्यारे साथियों, ज्यूगेन का निर्माण पवन के द्वारा होता है। सबसे पहले डी को 1 से मिलाया। उसके बाद प्यारे साथियों जो ड्रेमलिन है, ड्रेमलिन किससे है संबंधित प्यारे साथियों? ड्रेमलिन का संबंध है हिमनद से, अंधघाटी का संबंध है भौमजल से, मोनेडनॉक का संबंध है नदी से। तो ये इस तरीके से सुमेलित हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लो, पहला 3 से 7 सुमेलित है, दूसरा 4 के साथ सुमेलित है, तीसरा 2 के साथ सुमेलित है और चौथा 1 के साथ सुमेलित है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति। तो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में प्यारे साथियों सबसे पहले छत्रक शैल है, दूसरा वार्तगत है, तीसरा इंसेलबर्ग है, चौथा ज्यूगेन है, पांचवा यार्डंग है, छठा भू स्तंभ है जिसको हम डिमोसेल्स बोलते हैं, पवन गवाक्ष है और ड्राई कांटर है। ये ऐसी टोपोग्राफी हैं जो पवन द्वारा निर्मित होती हैं और वो भी अपरदनात्मक क्रिया के द्वारा। तो पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक क्रिया से संबंधित ये स्थलाकृति हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं पवन द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृति। लोयस है, बालू का स्तूप है और बरखान है। लोयस, बालू का स्तूप और बरखान ये पवन द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृति हैं। अब हम आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस भू आकृति समूह का निर्माण अपरदन के द्वारा होता है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टोपोग्राफी का नाम लिखा हुआ है और उन टोपोग्राफियों में से आपको पहचान करना है कि कौन कौन सी टोपोग्राफी का समूह है जिसका निर्माण अपरदन की क्रिया के द्वारा होता है। फियोर्ड है, ड्रेमलिन है, प्राकृतिक तटबंध है, पलाया है, चोटी है, विलियन रंध्र है, एस्टर है, हिमोनीधोत मैदान है, गोलास्मी मृत्तिका है, सर्क है, स्टेलेग्माइट है, वायु घंटास्म है। अब बताओ यहाँ पर कौन सी टोपोग्राफी है जिसका निर्माण अपरदन की क्रिया के द्वारा हुआ है। एक एक करके आप यदि इनको समझने की कोशिश करोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे तो 100% इन क्वेश्चनों का आप बहुत ही सही आंसर दोगे, अदरवाइज गलत भी कर सकते हो। प्यारे साथियों यहाँ पर जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है केवल ऑप्शन बी। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन बी ही क्यों है, देखो एक एक के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो फियोर्ड है इसको देखकर आपको लग गया होगा कि ये किसके द्वारा निर्मित है, प्राकृतिक तटबंध ड्रेमलिन। ठीक है, इसके अलावा एस्टर, हिमानीधोत मैदान, गोलास्मी मृत्तिका है, सर्क है, स्टेलेग्माइट है और वायु घंटास्म है। अब हम आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, देखो पलाय, चोटी व विलियन रंध्र का निर्माण अपरदन के द्वारा होता है। नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में सबसे पहले हम बात करते हैं वी आकार की घाटी आती है,
गॉर्ज आता है, कैनियन आता है, जलप्रपात आता है, क्षिप्रिका आती है, जलग्रतिका आता है, संरचनात्मक सोपान आता है, नदी वेदिका आती है, नदी विसर्प संप्राय मैदान आता है। तो वी आकार की घाटी है, गार्ज है, कैनियन है, जलप्रपात है, क्षिप्रिका है, जलग्रतिका है, संरचनात्मक सोपान है, नदी वेदिका है, नदी विसर्प है, संप्राय मैदान है। ये समस्त क्या है प्यारे साथियों, नदी के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति हैं। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं नदी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में, कि ऐसी टोपोग्राफी जिनका निर्माण नदी के द्वारा हुआ है, वो भी निक्षेपण की प्रोसेस से हुआ है। जलोद पंख है, जलोद शंकु है, प्राकृतिक तटबंध है, बाढ़ का मैदान है, गोखुर झील है और डेल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे साथियों जलोद पंख है, जलोद शंकु है, प्राकृतिक तटबंध है, बाढ़ का मैदान है, गोखुर झील है और डेल्टा है। ये नदी के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृति के एग्जाम्पल हैं। पेडिमेंट संरचना के पार्श्व समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पेडिमेंट की संरचना का जो पार्श्विक समतलन सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? आपको बताना है कि पेडिमेंट संरचना का पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डेविस ने, रिक्टोफेन ने, गिलबर्ट ने, डार्विन ने। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों जो गिलबर्ट महोदय थे इनके द्वारा पेडिमेंट की संरचना के पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि पेडिमेंट होता क्या है। पर्वतीय अग्रभाग भाग, पर्वतीय अग्रभाग एवं बजादा के मध्य अपर्दित सामान्य ढाल वाले भाग को पेडिमेंट कहते हैं। पेडिमेंट क्या है प्यारे साथियों? पर्वतीय अग्रभाग और बजादा के बीच का जो अपर्दित सामान्य ढाल वाला जो भाग है। पर्वतीय अग्रभाग का मतलब है जैसे ये पर्वत है, ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ना उसको हम पर्वतीय अग्रभाग कहेंगे, जहां पर मैदानी और पर्वतीय दोनों विशेषताएं देखने को मिलती हैं। भाई पर्वत का बिल्कुल किनारे वाले भाग को हम पर्वतीय अग्रभाग कहेंगे और बजादा ये, ठीक है, ये बजादा है, ये पर्वतीय अग्रभाग है। इन दोनों के जो बीच का भाग है उसको हम क्या कहते हैं? पेडिमेंट कहते हैं। पेडिमेंट में प्यारे साथियों हमें सामान्य ढाल देखने को मिलता है। पेडिमेंट का निर्माण नदी के अपरदन के द्वारा विभिन्न संरचना वाली चट्टानों के कट जाने से होता है। ठीक है, जब कोई चट्टान मल्टीपल टाइप की संरचना वाली होती है, जब कोई चट्टान मल्टीपल टाइप की संरचना वाली होती है और उसके ऊपर नदी के अपरदन के द्वारा प्यारे साथियों किसका निर्माण होता है? पेडिमेंट का निर्माण होता है। तो पेडिमेंट का निर्माण नदी के अपरदन के द्वारा विभिन्न संरचना वाली चट्टानों के कट जाने से होता है। पेडिमेंट की उत्पत्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पार्श्विक समतलन सिद्धांत, जो जी के गिलबर्ट के द्वारा दिया गया। पर्वतीय अग्रभाग के पीछे हटने से पेडिमेंट के निर्माण का सिद्धांत एलसी लासन ने दिया। चादरी बाढ़ सिद्धांत मैकगी ने दिया। पार्श्विक अपरदन सिद्धांत बर्की, मोरिस, पेज व ब्लैक वेंडर और जॉनसन ने दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्यारे साथियों पेडिमेंट की उत्पत्ति के संबंध में एक मिश्र सिद्धांत है, जो कि ब्रोयन, डेविस, शॉर्प, किंग, फेयर और बेडेले के द्वारा दिया गया था। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि पेडिमेंट होता क्या है, पेडिमेंट किस किस के बीच में है, तो पर्वतीय अग्रभाग और बजादा के बीच में है। पेडिमेंट की उत्पत्ति से संबंधित विचार किस किस ने दिया, पेडिमेंट की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत है वो किस किस के द्वारा दिया गया, इन सभी का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं भ्रमिलीता की प्रक्रिया की पहचान करो। त्वरण है, घर्षणात्मक प्रभाव है, खुरदरापन है, घूर्णन है, कोणीय वेग है। ठीक है, अब यहाँ पर ये टोटल ऑप्शन है और ये वाला है जो क्वेश्चन प्यारे साथियों दिसंबर 2020 और जून 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही आंसर है प्यारे साथियों भ्रमिलीता की प्रक्रिया की पहचान करो। तो इसमें आता है प्यारे साथियों घूर्णन और कोणीय वेग। अब ये भ्रमिलीता की प्रक्रिया है क्या, ये मैं पेड बैच में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ इसको मैं। और प्यारे साथियों आपको शायद पता ना हो, यहाँ पर ज्योग्राफी का पेड बैच चलता है और आज से ज्योग्राफी का दिसंबर 2023 के लिए गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है।
अब ये गारंटी बैच है क्या, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ प्यारे साथियों। गारंटी बैच का मतलब ये नहीं है कि आपके नेट क्वालिफाई करने की गारंटी ली जा रही हो, जेआरएफ क्वालिफाई करने की गारंटी ली जा रही हो। गारंटी बैच का मतलब है यहाँ पर प्यारे साथियों एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ये। तो यहाँ पर गारंटी बैच का मतलब है आपको एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा जहाँ से कम 80% क्वेश्चन आने की गारंटी ली जाएगी। जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे उस कंटेंट से पेपर में कम से कम 80% क्वेश्चन आएंगे, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। यदि 80% क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपसे जितने फीस लिए वो हम आपको 100% रिटर्न करेंगे। क्या करेंगे? 100% रिटर्न करेंगे। ये है गारंटी बैच की कहानी। तो यदि आप दिसंबर 2023 के लिए ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हो, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी से बहुत गजब के मार्क्स के साथ आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप हमारा ये जो गारंटी बैच है ज्योग्राफी का, ये ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर वगैरह जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, उसको ज़रूर देखना। वहाँ पर आपको उस बैच से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, हम क्या प्रोवाइड करवाएंगे, किस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे और किस किस तरीके से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, क्लासें कैसे होंगी, इन सभी के बारे में आपको उस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं। परमाफास्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्यारे साथियों, परमाफास्ट होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। परमाफास्ट शब्द का प्रयोग किया था हमबोल्ट महोदय के द्वारा। जर्मन के विद्वान हमबोल्ट ने परमाफास्ट शब्द की रचना की। परमाफास्ट अथवा स्थायी तुषार भूमि वह मिट्टी है जो 2 वर्षों से अधिक अवधि से 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जमी हुई अवस्था में है। प्यारे साथियों, सीधे शब्दों में मैं समझाऊं ना, तो परमाफास्ट आप उस स्थलीय भूमि को कह सकते हो, उस स्थल को कह सकते हो जो बहुत लंबे समय से बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जहां पर आपको मिट्टी या धरातल नहीं बल्कि केवल और केवल बर्फ देखने को मिलती है। तो एक ऐसा क्षेत्र जो कुछ समय कम से कम 2 वर्ष है ये, ठीक है। तो परमाफास्ट आप उस क्षेत्र को कहोगे जो क्षेत्र पिछले 2 साल से ज्यादा समय से बर्फ से ढका हुआ है, उसको आप क्या कहोगे? परमाफास्ट कहोगे। तो परमाफास्ट प्यारे साथियों एक ऐसा क्षेत्र है जो एक लंबे समय से बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जहां पर हमें ना तो धरातल देखने को मिलता, ना मिट्टी देखने को मिलती, केवल और केवल बर्फ देखने को मिलती है। तो ऐसे क्षेत्र को प्यारे साथियों हम परमाफास्ट कहते हैं। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जर्मन के विद्वान हमबोल्ट ने किया था। योरडंग निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के अपरदन से बनता है? तो प्यारे साथियों, योरडंग का जो निर्माण है वो पवन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा होता है, जिसको हम वातोड भी कह सकते हैं। और इस वाले क्वेश्चन की मैं ऊपर व्याख्या कर ही चुका हूं। सर्क भू आकृति किस श्रेणी में आते हैं? सर्क भू आकृति किस श्रेणी में आते हैं? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थक श्रेणी। यहां पर आपको बताना है कि प्यारे साथियों जो सर्क भू आकृति है वो किस श्रेणी में आती है। देखो, ये तृतीय श्रेणी में आती है। दिसंबर 2020 जून 2021 का क्वेश्चन है ये। पृथ्वी के धरातल पर हमें 3 प्रकार के उच्चावच देखने को मिलते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में हम महाद्वीप और महासागर को शामिल करते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में प्यारे साथियों पर्वत, पठार, मैदान और झीलों को शामिल करते हैं, नदियों को शामिल करते हैं। और तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में हम प्यारे साथियों पवन, नदी, हिमनद, भूमिगत जल, सागरीय तरंगों के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को शामिल करते हैं। ठीक है, तो यह भी समझ में आ गया होगा कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से हैं और तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से हैं। वैगनर का विस्थापन सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था? वैगनर का विस्थापन सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था? हिमयुग और हिमनदीय संचलन,
समुद्री तटों और हिमनद की भूवैज्ञानिक समानता, भू आकृतियों और महासागर तल का वितरण, विश्व में मुख्य जलवायु परिवर्तन। वेगनर का विस्थापन सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था? हिमयुग और हिमनदीय संचलन, समुद्री तटों और हिमनद की भूवैज्ञानिक समानता, भू आकृतियों और महासागर तल का वितरण, विश्व में मुख्य जलवायु परिवर्तन। प्यारे साथियों, आपके सामने ये टोटल 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन दिसंबर 2020 और जून 2021 में आया हुआ है। तो प्यारे साथियों, जो वेगनर महोदय का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसकी जब स्थापना की गई थी, प्रतिपादन किया गया था वेगनर महोदय के द्वारा, तो इनके केवल 2 उद्देश्य थे, जिसमें पहला उद्देश्य था समुद्री तटों और हिमनद की भूवैज्ञानिक समानता के बारे में पता चलाना और दूसरा था विश्व में मुख्य जलवायु परिवर्तन के बारे में पता चलाना। ठीक है, तो वेगनर महोदय ने जब अपना विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया था उस समय इनके केवल 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था समुद्री तटों और हिमनद की भूवैज्ञानिक समानता के बारे में पता चलाना और विश्व के मुख्य जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना। वेगनर का विस्थापन सिद्धांत मुख्यतः निम्न की व्याख्या करने के लिए स्थापित किया गया था। पहला होता है समुद्री तटों और हिमनदों की भूवैज्ञानिक समानता, दूसरा है प्यारे साथियों विश्व में मुख्य जलवायु परिवर्तन। अल्फ्रेड वेगनर जर्मन के प्रसिद्ध जलवायुवेता और भूगर्भ शास्त्रवेता थे। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है प्यारे साथियों, कई बार आपको पता होना चाहिए कि जो वेगनर महोदय थे कहाँ के थे? जर्मन के थे और ये एक प्रसिद्ध जलवायुवेता थे और भूगर्भ शास्त्रवेता थे। वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रतिपादन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वेगनर महोदय ने जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो इनका सबसे मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना, दिन प्रतिदिन जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसकी व्याख्या करना, विभिन्न तटों महाद्वीपों आदि के भूवैज्ञानिक समानता की व्याख्या करना। तो प्यारे साथियों, इनके ये 2 सबसे मुख्य उद्देश्य थे। पेनीप्लेन शब्द दर्शाता है किसी नदी चक्र की वर्धावस्था में निर्मित समतल सतह को, पवन अपर्दन से निर्मित समतल सतह को, समुद्री अपर्दन से निर्मित समतल सतह को, बाढ़ग्रस्त मैदान के मिलने से निर्मित समतल सतह को, अपर्दन की अंतिम उत्पाद से निर्मित समतल सतह को। प्यारे साथियों, यहाँ पर ये आपके सामने टोटल 4 ऑप्शन है और ये वाला जो क्वेश्चन है दिसंबर 2020 और जून 2021 में आया हुआ है। तो जो पेनीप्लेन है प्यारे साथियों, किसी नदी चक्र की वर्धावस्था में निर्मित समतल मैदान और अपर्दन की अंतिम अवस्था में निर्मित समतल सतह को बताता है। ठीक है, किसी नदी चक्र की वर्धावस्था में निर्मित समतल सतह, अपर्दन की अंतिम अवस्था से निर्मित समतल सतह के बारे में बताता है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। पेनीप्लेन की संकल्पना का प्रतिपादन डेविस महोदय के द्वारा 1889 में किया गया था। पेनीप्लेन संप्राय मैदान नदी या अपर्दन चक्र के वर्धावस्था में निर्मित एक समतल मैदान है। पेनीप्लेन शब्द का प्रयोग डेविस ने किया, पेनप्लेन शब्द का प्रयोग क्रिकमे ने किया, पेडीप्लेन शब्द का प्रयोग किंग ने किया और एच प्लेन शब्द का प्रयोग लॉसन ने किया। यह आपको पता होना चाहिए। चल जलीय प्रवणता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सी डॉर्विन महोदय है, डब्ल्यू.एम. डेविस महोदय, डब्ल्यू. पेंक महोदय, आर.ई. हॉटन महोदय। जून 2020 और दिसंबर 2020 और जून 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। प्यारे साथियों, चल जलीय प्रवणता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आर.ई. हॉटन महोदय हैं। चल जलीय प्रवणता हाइड्रोलिक ढाल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट ही हॉटन के द्वारा किया गया था। चल जलीय प्रवणता जिसको हम हाइड्रोलिक ढाल सिद्धांत बोलते हैं, चल जलीय प्रवणता जिसको हम हाइड्रोलिक ढाल सिद्धांत भी बोलते हैं, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चल जलीय प्रवणता जिसको हम हाइड्रोलिक ढाल सिद्धांत बोलते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट ई हॉटन है। ढाल पतन सिद्धांत जिसके प्रतिपादक डेविस हैं। अनाच्छादात्मक ढाल संकल्पना जिसके प्रतिपादक वुड हैं। पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत जिसके प्रतिपादक किंग हैं और ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत जिसके प्रतिपादक पेंक महोदय हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे बिल्कुल अभी क्वेश्चन बना है हाइड्रोलिक ढाल सिद्धांत से, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन आगे भी बन सकता है।
फोसिल जल किसे कहते हैं? सहजात जल को, उल्का जल को, वितलीय जल को या बाल जल को? तो प्यारे साथियों, जो फोसिल जल है वो हम बोलते हैं वितलीय जल को, जिसको हम प्लूटोनिक जल भी कहते हैं। फोसिल जल क्या होता है? भूगर्भीय समय में फंसे हुए पानी को जीवाश्म जल कहा जाता है। भूगर्भीय सतह में फंसे हुए पानी को हम जीवाश्म जल कहते हैं। प्लूटोनिक जल, इसे पैलियो वाटर भी कहते हैं। जो प्लूटोनिक जल है प्यारे साथियों, इसको पैलियो वाटर भी कहते हैं। यह एक भूमिगत जल भंडार है जो भूगर्भीय रूप से एक अबाधित स्थान पर स्थित है। सहजात जल, वह जल जो अपने मूल जमाव के बाद से एक अवसादी चट्टान के रंध्र स्थान के भीतर फंसा हुआ है। सहजात जल अवसादी या आग्नेय चट्टानों में जमा होता है। आकाशीय जल या उल्का जल वर्षा या बर्फ से प्राप्त जल होता है। मैग्मज जल नया जल है जो पृथ्वी के भीतर भौतिक पदार्थों में होता है। तो इन सभी जलों का जो प्रकार है, जो मैग्मज जल है, जो आकाशीय जल है, जो सहजात जल है, प्लूटोनिक जल है, फॉसिल जल है, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे साथियों। और आगे हम बात करते हैं, किसे सामान्यतः इस विचार की वैधता को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कि एक हिमयुग था जिसके दौरान ऊपरी यूरोप का अधिकांश भाग बर्फ की चादर से ढका था। जूकर, अगासीज, रेमसे, डब्ल्यू पेंक महोदय। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों, वो कौन थे? अगासीज महोदय थे। किसे सामान्यतः इस विचार की वैधता को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कि एक हिमयुग था जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश भाग बर्फ की चादर से ढका हुआ था। तो ये किसने कहा था? अगासीज महोदय ने कहा था। हिमयुग की वैधता को स्थापित करने का श्रेय अगासीज को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पछुआ पवनों से अधिक संबंधित है? अब प्यारे साथियों, यहां पर ये क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन आ गया बीच में, सॉरी हाँ, क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन आ गया ये बीच में। निम्नलिखित में से कौन पछुआ पवन से संबंधित है? प्रचंड पचासा है, बॉयल का गैस नियम है, वोकर परिसंचरण है, रोसबी तरंग है। बताओ। ए, बी, सी, डी और ए, डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताओ प्यारे साथियों। पछुआ पवने, देखो प्यारे साथियों, ये वाला जो क्वेश्चन है दिसंबर 2020 और जून 2021 में आया हुआ है। और प्रचंड पचासा, देखो जो पछुआ पवने हैं जब दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, पछुआ पवने जब दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं तो 40 डिग्री अक्षांश पर इन्हें चीखता हुआ तो प्यारे साथियों 40 डिग्री अक्षांश पर इन्हें चालीसा कहते हैं, 50 डिग्री अक्षांश पर इन्हें प्रचंड पचासा कहते हैं और 60 डिग्री अक्षांश पर इन्हें साठा कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों पछुआ पवनों से संबंधित है, एक तो प्रचंड पचासा है और दूसरा मेरे प्यारे साथियों क्या है? बॉयल का गैस नियम है, वोकर परिसंचरण है या रोसबी तरंग है। तो यहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ पर प्यारे साथियों ऑप्शन डी होगा, प्रचंड पचासा और रोसबी तरंग। रोसबी तरंगे किसको कहते हैं? जेट स्ट्रीम को भी कहते हैं प्यारे साथियों। रोसबी तरंगे जेट स्ट्रीम को भी कहते हैं। और जो रोसबी तरंगे हैं वो पछुआ पवनों से संबंधित होती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पछुआ पवने उपोष्ण उच्च दाब 30 से 35 से उपध्रुवीय निम्न दाब 60 से 65 डिग्री की ओर चलने वाली पवनों को पछुआ पवने कहते हैं। ये पवने पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध के अपेक्षा पछुआ पवने दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा स्थायी व प्रबल होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में न्यूनतम भूमि हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों के उपनाम 40 डिग्री अक्षांश पर गरजती चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता साठा कहते हैं। रोसबी तरंगे जेट स्ट्रीम, रोसबी तरंगों को हम जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, भी पछुआ पवनों का अनुसरण करती हैं। जेट स्ट्रीम भी पछुआ पवनों की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। तो इस तरीके से प्यारे साथियों ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनको हमने
आज की इस वीडियो में कवर किया है। और यदि आप दिसंबर 2023 के लिए जेआरएफ के टारगेट के साथ तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ, तो प्यारे साथियों दिसंबर 2023 के लिए ज्योग्राफी का गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है। यदि आप वो बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसके थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ।